हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूहो अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्टारलू एम्पायर से वापस से शेक एकेडमी आ चुका था, जहां पर वो मिस टांग वुटोंग को अलविदा करते हुए सी गॉड पेविलियन की तरफ चला जाता है ताकि वो एल्डर जुआन से जाकर मिल सके। और यहाँ पहुंचने के बाद स्टारलू एम्पायर में जो कुछ भी हुआ यूहो ने वो एल्डर जुआन को बता दिया था। साथ ही साथ यूहो एल्डर जुआन को ये भी बताता है कि जब डाइटियन ने मेरी बॉडी पर काबू किया था तब मैंने महसूस किया कि उसकी सोल पावर सॉलिडिफाई थी, जो कि कई सारे ब्लैक होल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हुए आसपास की एलिमेंटल एनर्जी को तेजी से अपने अंदर खींच रहे थे। यह सुनकर मास्टर जुआन यूहो को बताता है कि असल में वो स्पिरिचुअल सोल कोर था। वैसे तो टाइटल लेवल डोलो सोल मास्टर में इंटर करने के लिए आपको एक सोल कोर बनाने की जरूरत पड़ती है, मगर जब आपको अल्टीमेट डोलो सोल मास्टर यानी कि लेवल 99 में इंटर करना होता है तो आपको एक सेकंड सोल कोर बनाना होता है जिसे स्पिरिचुअल सोल कोर कहा जाता है। और ये काम बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो तो कहता है कि मैं अभी ही एक सोल कोर बनाना चाहता हूँ, जो कि अब से पहले तो कोई भी नहीं कर पाया था। लेकिन मास्टर जुआन यूहो को हिम्मत देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो ने टियानमिंग की मदद लेते हुए आखिरकार पहला सोल कोर तैयार कर लिया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर यूहो ने अपना पहला सोल कोर तैयार कर लिया था और इसे यूहो धीरे धीरे करके अपने स्पिरिचुअल सी के अंदर फ्यूज करना शुरू कर देता है, जो देखकर मास्टर जुआन यूहो से कह रहे थे कि शाबाश, अगर तुम अपने पहले सोल कोर को अपने स्पिरिचुअल सी के अंदर फ्यूज कर लेते हो तो तुम्हारे मेंडेरियंस के अंदर जगह खाली होगी, जिसमें बाद में आने वाले फ्यूचर में तुम सेकंड सोल कोर को फ्यूज कर सकते हो। ये बिल्कुल बेहतर रहेगा। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि यूहो भी बिल्कुल ऐसे ही कर रहा था। वो धीरे धीरे से सोल कोर को अपने स्पिरिचुअल सी के अंदर फ्यूज करने लगता है, जिसकी वजह से यूहो की बॉडी से काफी खतरनाक एनर्जी अनलीश हो रही थी। और इस एनर्जी को देखकर मास्टर जुआन तो खुश होते हुए यूहो को कहते हैं कि कांग्रेचुलेशन, तुमने अपना पहला सोल कोर सक्सेसफुली अपने साथ फ्यूज कर लिया है। जबकि बाकी के सब लोग भी दूर से इस एनर्जी को महसूस कर पा रहे थे। यहाँ पर मास्टर जुआन यूहो से कहते हैं कि सोल कोर को अच्छे से एक्सपीरियंस करो, क्योंकि ये वो अपॉर्चुनिटी है जो कि कई सारे सोल मास्टर को उनकी पूरी जिंदगी में भी नहीं मिल पाती। ये सब कहते हुए मास्टर जुआन यहाँ पर यूहो को अकेले कल्टिवेशन के लिए छोड़कर दरवाजे को बंद करते वहां से चले जाते हैं, जहां बाहर की तरफ सी गॉड पेविलियन के बाकी कैल्डर्स भी यहाँ मास्टर जुआन का इंतजार कर रहे थे और वो मास्टर जुआन को देखते हुए सवाल करके पूछते हैं, तो इसका मतलब कि एल्डर जुआन वो तुम नहीं थे जिसने अपना सेकंड सोल कोर बनाया है। इस पर मास्टर जुआन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा, वो मैं नहीं था जिसने ब्रेक थ्रू करके सेकंड सोल कोर बनाया हो, बल्कि वो था यूहो, जिसने सोल सेंट लेवल पर रहते हुए अपना पहला सोल कोर जनरेट कर लिया है, जो कि पिछले 10,000 साल में किसी ने भी नहीं किया होगा। शायद वो इस डोलू कॉन्टिनेंट पर वो पहला इंसान है। वो वाकई में मॉन्स्टर्स में से भी सबसे बड़ा मॉन्स्टर है। अब चूंकि हमारी यंगर जनरेशन इतने बड़े कारनामे कर रही है तो इसलिए हमें भी कुछ करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सी गॉड पेविलियन के जितने भी एल्डर्स हैं वो टांगसेट का साथ दे सोल गाइडेंस लीजियन आर्मी को बनाने के लिए। ये मेरा ऑर्डर है, जो सुनकर सारे एल्डर्स एग्री हो गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहो लगातार अपनी कल्टिवेशन को जारी रखता है, जहाँ पर उसके दोस्त बार बार उससे मिलने के लिए आते रहे, लेकिन वो उसे बंद दरवाजे में कल्टिवेशन करता हुआ देखकर वापस चले जाते थे। इसी तरह पूरा महीना मेडिटेशन में गुजर जाता है। हम देखते हैं कि मिस टांग वुटोंग भी यूहो को देखने के लिए आई हुई थी और वो दरवाजा खोलकर जब अंदर की तरफ आती है तो उसने देखा कि यूहो अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है और अचानक से वो महसूस करती है कि उसकी सोल पावर भी काफी ज्यादा तेजी के साथ सर्कुलेट करने लगी। मिस टांग वुटोंग को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी सोल पावर यूहो के सोल पावर के साथ रिएक्ट कैसे कर रही है, मगर यह एक दूसरे के करीब आने की वजह से इन दोनों की मार्शल सोल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने लगी थी। यूहो को तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसके सामने वांग डोंग हो और उसी के सोल पावर के साथ फ्लक्चुएशन करते हुए यूहो का लेवल ब्रेक थ्रू हो जाता है। वो लेवल 77 में ब्रेक थ्रू करके पहुंच चुका था, जहां वो खुश होते हुए कह रहा था कि वांग डोंग आखिरकार तुम आ गई। और ये कहती यूहो ने जब अपनी आंखें खोली तो वो सामने की तरफ देखता है कि वांग डोंग वहां पर नहीं थी, इसलिए उसका चेहरा उतर जाता है। जबकि मिस टांग वुटोंग भी माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ करना, मैं टांग वुटोंग हूँ। ये सुनकर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। इस पर मिस टांग वुटोंग कहती है कि वैसे मुझे एल्डर जुआन ने यहाँ पर बेचा था। वो कह रहे थे कि जब तुम जाग जाओ तो मैं तुमसे टांगसेट जाने को बोलूं, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उन्हें तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ टांगसेट पर आ जाता है, जहाँ पर जोरों शोर से तैयारियां चल रही थी। कई सारे सोल गाइडेंस वेपन बनाए जा रहे थे, जिन्हें मिस्टर बीबी और जू सेंशी अपनी निगरानी में बनवा रहे थे। तभी अचानक एक सर्वेंट यहाँ मिस्टर बीबी के पास आते हुए कहता है कि एकेडमी से सोल गाइडेंस रेयर मटेरियल्स
का तीसरा बैच भी यहाँ पर आ चुका है, बताइए कि मैं इन बॉक्सेस को कहाँ रखवाऊं। इस पर मिस्टर बीबी उसे ऑर्डर देते हुए कहता है कि यहाँ पर जगह कम है, इन्हें वेयर हाउस में ले जाओ। ये सब तो चल ही रहा था, तभी अचानक वहाँ पर यूहो भी आ जाता है, जिसे देखकर ज़ू सेंशी और मिस्टर बीबी तो काफी जरा खुश हो गए थे। ये टाउ ज़ू सेंशी और मिस्टर बीबी तीनों यूहो के पास आते हुए कहते हैं कि शुक्र है यूहो तुम यहाँ पर आ गए। जबकि ज़ू सेंशी तो यूहो की टांग खींचते हुए कहता है कि तुम पिछले 1 महीने से सी गॉड पवेलियन में बैठकर मेडिटेशन कर रहे थे और मुझे देखो ये लोग मुझसे दिन रात मेहनत मजदूरी करवाते हुए मेरी जान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यह सब देखकर तो यूहो भी काफी सारा हैरान था। वो मिस्टर बीबी से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है और आखिर शेक एकेडमी से इतने सारे मटेरियल्स यहाँ पर क्यों आ रही है। मिस्टर बीबी ये सब सुनकर यूहो से कहता है कि चलो चलते हुए बात करते हैं, मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ कि जब तुम मेडिटेशन कर रहे थे तो बाहर क्या कुछ हुआ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोगों को टांगसेट के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूहो सवाल करते हुए पूछ रहा था कि सोल गार्डियंस लीजियन आर्मी। मिस्टर बीबी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हमने सी गॉड पवेलियन के एल्डर्स के साथ मिलकर डिसीजन लिए और कई सारी मीटिंग्स के बाद आखिरकार हम लोगों ने एकेडमी के साथ मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग 3 सोल गार्डियंस लीजियन आर्मी के ग्रुप्स क्रिएट करेंगे। यह सुनकर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि 3 सोल गार्डियंस लीजियन आर्मी ग्रुप, ये तो बिल्कुल सन मून एम्पायर के स्टैंडर्ड्स की तरह है। उन्होंने भी टोटल अपने सोल गार्डियंस लीजियन आर्मी के 3 ग्रुप बनाए हुए हैं, जिनमें से हर एक ग्रुप के अंदर 500 मेंबर्स है। टोटल इस तरह से इन लोगों के पास 1500 सोल्जर की सोल गार्डियंस लीजियन आर्मी क्रिएट हो जाती है, लेकिन 1500 वॉरियर्स को सोल गार्डियंस डिवाइसेस प्रोवाइड करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट काम होगा। इस तरह से तो हमें कई सारे सोल गार्डियंस डिवाइसेस बनाने होंगे, हमारे पास तो इतने सारे मटेरियल्स भी नहीं। ये सुनकर मिस्टर बीबी ने बताना शुरू कर दिया था कि हमारे सोल गार्डियंस लीजियन के पहले ग्रुप का नाम होगा टांगसेट SGL ग्रुप, यानी कि टांगसेट सोल गार्डियंस लीजियन ग्रुप। इस ग्रुप में टोटल 200 वॉरियर्स होंगे, वो वॉरियर जिन्हें एकेडमी और टांगसेट ने स्पेशली चूज किया है। ये ग्रुप सबसे ज्यादा एडवांस सोल गार्डियंस डिवाइसेस से लहस तहस होगा। इस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे सोल एम्परर या फिर उससे ऊपर के कल्टिवेटर्स होंगे और इस टांगसेट SGL ग्रुप को लीड करने वाले कोई और नहीं बल्कि लीजियन कमांडर मिस यान लिनीर और साथ ही साथ वाइस कमांडर मास्टर कियान डाउ होंगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि टांगसेट SGL ग्रुप के अंदर टोटल 10 टाइटल लेवल डोलो सोल मास्टर्स भी होंगे, यानी कि सी गॉड पवेलियन के जितने भी एल्डर्स हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। यह सुनकर तो यूहो पूरी तरीके से सरप्राइज हो गया था और वो हैरान होते हुए कहता है कि 200 वॉरियर का एक ग्रुप जिसके अंदर 10 टाइटल लेवल डोलो सोल मास्टर्स भी होंगे, इस तरह से तो ये ग्रुप काफी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। इवन के सन मून एम्पायर के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रॉयल सोल गार्डियंस लीजियन के पास भी इतने ज्यादा पावरफुल लोग मौजूद नहीं है। लेकिन फिर मुझे ये बताओ कि आखिर टांगसेट इस ग्रुप के सोल गार्डियंस डिवाइस की रिक्वायरमेंट को कैसे पूरी करेगा। इस पर कीटो यूहो को जवाब देते हुए कहता है कि यही तो वजह है कि टांगसेट SGL ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे क्लोज कॉम्बैट सोल गार्डियंस मास्टर्स हैं। उनके पास बस क्लोज कॉम्बैट वाले सोल गार्डियंस डिवाइसेस ही रहेंगे जो कि उनकी स्पीड और अटैक पावर को इनहेंस करने में उनकी मदद कर पाए और ग्रुप्स के डिफेंस के लिए उन लोगों के पास लिंक सोल गार्डियंस डिवाइसेस भी होंगे। यह सुनकर यूहो खुश होकर जवाब देते हुए कहता है कि बिल्कुल सही फैसला लिया गया, इस तरह से उन लोगों की ताकत कई गुना इंक्रीज हो जाएगी। साथ ही साथ ग्रुप की जो भी कमजोर कड़ियां होगी एक दूसरे का डिफेंस करते हुए ये लोगों ने भी मजबूत बना सकते हैं। और जैसा कि तुम लोगों ने मुझे बता दिया है कि टांगसेट SGL ग्रुप क्लोज कॉम्बैट पर ध्यान देगी, तो इसका मतलब कि बाकी के जो सोल गार्डियंस 2 लीजियन ग्रुप्स हैं उनके पास यकीनन लॉन्ग रेंज सोल गार्डियंस डिवाइसेस और फिक्स सोल गार्डियंस डिवाइसेस होंगे ताकि वो दूर से ही दुश्मनों पर हमला कर सके। ये सुनकर मिस्टर बीबी मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए कहता है कि यूहो मैंने तुमसे यही एक्सपेक्ट किया था, तुम बहुत जल्दी समझ गए। हमारे सेकंड सोल गार्डियंस लीजियन आर्मी ग्रुप का नाम है हैवी आर्टिलरी SGL ग्रुप, जिसमें टोटल 300 मेंबर्स होंगे और उनके पास टांगसेट के सबसे ज्यादा एडवांस ज़ूजी डिवाइन क्रॉसबो कैनन्स होंगे। और केटो बताता है कि आखिरी सोल गार्डियंस लीजियन आर्मी ग्रुप का नाम है कैनन प्लेटफॉर्म SGL ग्रुप, जिसमें टोटल 1500 मेंबर्स है और इनके पास 300 यूनिट्स है ऑल टेरन एक्सप्लोरेशन व्हीकल्स के। ये सारी बातें सुनकर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि चलो मान भी लेते हैं कि अगर हमें इतने सारे सोल गार्डियंस डिवाइसेस बनाने हैं तो पहले तो हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा, बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा और इसके अलावा भी हमें कई सारे रेयर मेटल्स की जरूरत पड़ेगी, जितने रेयर मेटल्स तो हमारे टांगसेट के पास है ही नहीं। हाँ बेशक हमने सन मून एम्पायर से एक पूरा बैच रेयर मेटल का चुराया था, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी काफी नहीं होगा, हमें और भी हाई ग्रेड के रेयर मेटल्स चाहिए। इस पर मिस्टर बीबी यूहो को जवाब देते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल सही समझे और यही तो वजह है कि हम इतनी बेसब्री से तुम्हें यहाँ पर बुलवाना चाहते थे ताकि हम तुमसे इस बारे में डिस्कस कर सके। यूहो ये सुनकर मुस्कुराते हुए सवाल करके पूछता है कि इसका मतलब कि पहले ही तुम लोग इस बारे में सोच चुके हो और तुम्हारे पास कोई ना कोई रास्ता
पूछता है, जिस पर मिस्टर बी भी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही समझे, और ये कहती वो नैनक्यू को बाहर आने के लिए आवाज देता है। जो सुनकर मिस नैनक्यू चलने के लिए तैयार बाहर की तरफ आते हुए यूहाओ से कहती है कि यूहाओ क्या तुम मेरे साथ ट्रिप पर चलने के लिए तैयार हो। यूहाओ को तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, लेकिन फिर भी वो मिस नैनक्यू के साथ तैयार हो जाता है और रास्ते में चलते हुए हमें मालूम होता है कि मिस नैनक्यू का अर्थ ड्रैगन गेट तो टियानहुन एम्पायर के नॉर्थर्न रीजन में पाया जाता है, जहाँ पर काफी ज्यादा सर्दी है क्योंकि वो एक्सट्रीम नॉर्थ रीजन के काफी ज्यादा करीब है। साथ ही साथ वो यूहाओ को बताती है कि हमारे अर्थ ड्रैगन गेट सेट को कई सारी खदानें मिली थी जिनके अंदर बहुत ही कीमती रेयर मेटल्स मौजूद है, और इसलिए ये दोनों तेजी से उसी तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ पर यूहाओ मिस नैनक्यू से कहता है कि अगर अर्थ ड्रैगन गेट सेट को वो रेयर मेटल्स मिले हैं तो फिर अर्थ ड्रैगन गेट सेट ने वो रेयर मेटल अपने लिए इस्तेमाल क्यों नहीं किए और वो हमें इस बारे में क्यों बता रही है। इस पर मिस नैनक्यू जवाब देते हुए कहती है क्योंकि वो रेयर मेटल एक सीक्रेट रेल में मौजूद है जहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा लो है। इवन की मेरी मॉम जो कि एक टाइटल लेवल डोलो सोल मास्टर है वो भी उन खदानों की ज्यादा गहराई में नहीं जा पाती, लेकिन तुम जैसे कल्टीवेटर जिनके पास अल्टीमेट आइस की एट्रीब्यूशन पावर है वो चाहे तो आसानी के साथ वहाँ पर इंटर कर सकते हैं। और जैसा कि तुम जानते ही हो कि ऑलरेडी हमारे अर्थ ड्रैगन गेट सेट ने टंग सेट को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है, तो अब इससे तो यही होता है कि हमारे जो भी रेयर मेटल्स है वो तुम्हारे रेयर मेटल, यानी कि जो हमारा वो तुम्हारा है। वैसे भी अगर वो रेयर मेटल हम लोगों ने जल्द हासिल नहीं किए तो हो सकता है कि सन मून एम्पायर के हाथों वो रेयर मेटल्स लग जाए, क्योंकि हमारा अर्थ ड्रैगन सेट ड्रैगन सिटी में रहा करता था और इस वक्त ड्रैगन सिटी पर सन मून एम्पायर ने कब्जा कर लिया है, और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारे सेट की रिसोर्सेज सन मून एम्पायर के हाथों चले जाए। यहाँ पर इसी तरह से बातें करते हुए आखिरकार ये लोग ड्रैगन सिटी के बाहर पहुंच जाते हैं। जैसे देखते हुए मिस नैनक्यू कह रही थी कि ये है ड्रैगन सिटी, मेरे अर्थ ड्रैगन सेट का फाउंडेशन। इस वक्त मेरी मॉम श्रेक एकेडमी के अंदर बैठकर क्लोज डोर कल्टीवेशन के एक बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल मोमेंट से गुजर रही है, इसलिए वो तुम्हें लेकर खुद यहाँ पर नहीं आ पाई। इसलिए उनके बाद ये मिशन मुझे सौंपा गया क्योंकि मैं ड्रैगन सिटी को अच्छे से जानती हूँ। यह इसी तरह की बातें करते हुए मिस नैनक्यू धीरे धीरे यूहाओ को लेकर ड्रैगन सिटी की तरफ बढ़ती जा रही थी। अचानक इन लोगों को अपने सामने आर्मी का एक कैंप देखने को मिलता है जो कि बर्फीले तूफान में मौजूद था। सोल्जर वहाँ चारों तरफ तैनात ड्यूटी दे रहे थे। ये देखकर मिस नैनक्यू तो परेशान हो गई थी। वो यूहाओ से सवाल करते हुए पूछती है कि यहाँ पर तो कई सारे सोल्जर्स हैं, अब हम क्या करें। मगर यूहाओ मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि ड्रैगन सिटी के अंदर इंटर होने का रास्ता मुझे मिल चुका, मेरे पास एक रास्ता है, बस तुम मुझे फॉलो करो। और ये कहती यूहाओ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके उन सोल्जर के सोल गाइडेंस डिटेक्शन सोल गाइडेंस टूल्स को डीएक्टिवेट कर देता है। जहाँ सोल डिटेक्शन सोल गाइडेंस टूल्स के कनेक्शन को डीएक्टिवेट होता हुआ देखकर कुछ सोल्जर्स तो हैरान हो गए थे कि आखिर ये क्या है, शायद कोई प्रॉब्लम आ चुकी। लेकिन दूसरा सोल्जर जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, ये न्यू मॉडल्स है, और जब भी सोल गाइडेंस डिवाइसेस के न्यू मॉडल्स बनाए जाते हैं उनके अंदर अक्सर ग्लिचेस या फिर खराबियां आ ही जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दो सोल्जर जब पेट्रोलिंग करते हुए आगे की तरफ आए तो उन्हें देखने को मिलता है कि उनके बाकी के दो वॉरियर्स जो कि पहले से वहां पर तैनात होने चाहिए थे वो गायब थे और उनकी बंदूकें जमीन पर पड़ी हुई थी। ये देखकर वो सोल्जर्स भी थोड़े से हैरान हो गए थे कि आखिर हमारे दोनों बाकी के वॉरियर्स कहाँ गए, उनको तो यहाँ पर ड्यूटी देनी चाहिए थी। लगता है कि वो दोनों कमीने आराम करने के लिए यहाँ से भाग गए हैं। चलो वैसे भी इतनी सर्दी है, कौन ही यहाँ पर पेट्रोलिंग करना चाहता है, हमें भी ड्यूटी देते हुए मजा तो नहीं आ रहा। जल्दी वो दोनों भी एक दो सुट्टा लगाने के बाद ड्यूटी पर वापस लौट आएंगे और इसलिए ये दोनों कोई परवाह नहीं करते। यहाँ ये दोनों बेवकूफ तो यही सोच रहे थे, मगर दूसरी तरफ वो दोनों सुट्टा लगाने नहीं गए बल्कि यूहाओ और मिस नैनक्यू ने उन दोनों को बेहोश कर दिया था। साथ ही साथ ये दोनों उनकी यूनिफॉर्म को चुराते हुए अपना बेस भी बदल लेते हैं, जहाँ पर मिस नैनक्यू कह रही थी कि इन सोल्जर्स की ये यूनिफॉर्म तो काफी जरा गर्म है, जिस पर यूहाओ मिस नैनक्यू को खामोश रहने का इशारा करता है ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। और ये दोनों मिलकर यहाँ पर उन आर्मी के ग्रुप्स के साथ आखिरकार सिटी गेट के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ ये लोग सन मून एम्पायर के करवा के साथ गुल मिल चुके थे और कोई भी इन सोल्जर्स पर शक नहीं करता, इसलिए ये लोग आसानी के साथ सिटी गेट के अंदर इंटर हो जाते हैं। जहां अंदर आने के बाद यूहाओ को लग रहा था कि शायद वहां पर काफी जरा जुल्म और ज्यादतियां हो रही होगी, लेकिन अंदर की तरफ माहौल तो काफी जरा अच्छा था। चारों तरफ शांति दिखाई दे रही थी, जो देखकर यूहाओ हैरान होते हुए कहता है कि यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा जैसे कि सन मून एम्पायर ने यहाँ पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया हो। सब लोग ही पुरअमन दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ मिस नैनक्यू यूहाओ को बताती है कि जब सन मून एम्पायर ने यहाँ पर इन्वेशन की थी तो हेवनली ड्रैगन गेट सेट ने अपनी पूरी कोशिश की थी ड्रैगन सिटी को बचाने के लिए, लेकिन अपने सारी जान लगाने के बावजूद भी वो लोग ड्रैगन सिटी को बचा नहीं पाए। इस रेजिस्टेंस के दौरान हेवनली ड्रैगन गेट सेट के सेट मास्टर लेजेंडरी हेवनली ड्रैगन डोलो सोल मास्टर भी जान से मारे गए। अफसोस की बात तो यह है कि तब तक ऑलरेडी हमारा अर्थ ड्रैगन सेट श्रेक एकेडमी में रिलोकेट हो चुका था। अगर हम लोग यहाँ पर होते तो हम यकीनन ड्रैगन सिटी को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देते, मगर चूंकि हम लोग यहाँ से काफी ज्यादा दूर थे इसलिए हम लोग वक्त रहते हेवनली ड्रैगन गेट को मदद नहीं पहुंचा पाए। यूहाओ ये सारी बातें सुन रहा
था तभी अचानक उसकी नजर कुछ ग्रीन कपड़ों में मौजूद गुंडों पर भी पड़ जाती है, जिनकी बॉडी पर स्नेक्स टैटू बने हुए थे और वो वहाँ के लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। यह सब देखते हुए यूहा अपने मन में हेवनली ड्रैगन गेट साइड के अपने दोस्त यू टियानलोंग के बारे में सोचने लगा कि पता नहीं आखिर वो कहाँ पर होगा। जिस पर मिस नैनक्यू जवाब देते हुए कहती है कि बचे हुए वॉरियर इस वक्त कहाँ पर होंगे ये कोई नहीं जानता, हम तो बस सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं कि वो इस वक्त जिंदा हो यहाँ पर। इसी तरह चलते चलते आखिरकार ये लोग सिटी लॉर्ड के मेंशन तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पहुंचने के बाद यूहा और मिस नैनक्यू देखते हैं कि उस करवा में असल में सन मून एम्पायर की ट्रेडिंग कंपनी के लोग आए हुए थे। मिस नैनक्यू बताती है कि सन मून एम्पायर ने जैसे ही ड्रैगन सिटी पर कब्जा किया सबसे पहले सन मून एम्पायर की कई सारे तिजारती यहाँ पर पहुंच गए, जो अपने साथ बहुत बड़ी अमाउंट में सर्दी से बचने के लिए सप्लाईज, एडवांस सोल गार्डेंस, हीटिंग डिवाइसेस और कई सारे गर्म कपड़े लाए, जो कि इन बिजनेसमैन ने बहुत ही कम पैसों में यहाँ पर बेचना शुरू कर दिए थे। इवन की कई सारे तो उन लोगों ने फ्री में भी बांटे। और दोस्तों ये मोटू बिजनेसमैन कुछ जाना पहचाना लग रहा है, अगर आप लोगों ने इसे पहचान लिया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दूसरी तरफ यूहो यहाँ पर उस मोटू को फॉलो करने के लिए फिर से अपनी पावर्स एक्टिवेट करके खुद को इनविजिबल कर लेता है, जो देखकर मिस नैनक्यू यूहो से सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर अब मैं क्या करूँ। इस पर यूहो कहता है कि मैं अंदर जा रहा हूँ लेकिन तुम बाहर रुककर मेरा इंतजार करना, बैकअप के तौर पर तुम यहीं पर रुको। ये कहते हुए यूहो फौरन से सिटी लॉर्ड के मेंशन के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उस मोटू बिजनेसमैन के साथ एक आदमी भी मौजूद था और यूहो चुपके से उन लोगों की बातें सुनने लगा, जहाँ पर वो आदमी उस मोटू बिजनेसमैन से कह रहा था कि बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, जितने भी हीटिंग सोल गार्डेंस डिवाइसेस है वो उन सबको अच्छे और कम दामों में बेच दो, हो सके तो उन्हें फ्री में भी दे दो, क्योंकि ये मेरे मार्शल का ऑर्डर है। मेरे मार्शल का कहना है कि अगर हम लोगों ने ड्रैगन सिटी के लोगों को सोल गार्डेंस की आदत लगवा दी तो ये लोग कभी भी हमें छोड़ नहीं पाएंगे। अगर इसी तरह हम लोग इनके साथ अच्छे से बर्ताव करेंगे तो आने वाले कुछ ही सालों में हम लोग ड्रैगन सिटी के लोगों का दिल जीत लेंगे। इस तरह ड्रैगन सिटी के लोग कभी भी हमारे खिलाफ बगावत नहीं करेंगे। इसी तरह से ये दोनों खुश हो रहे थे। दूसरी तरफ यूहो भी यहाँ पर इन दोनों की बातें सुनकर अपने मन में कहने लगा कि टेक्नोलॉजी की आदत इन लोगों को लगवा कर उन्हें अपना गुलाम बना लेना और वो कभी भी इनके खिलाफ रेजिस्ट ना कर पाए। सच में ये बहुत बेहतरीन प्लान है, लेकिन इस प्लान को बनाने वाली आखिर वो मिस्टीरियस मार्शल है कौन। यहाँ पर यूहो यही सब सोच रहा था। ये सब सोचते हुए यूहो फौरन से बाहर की तरफ मौजूद मिस नैनक्यू के पास आ जाता है, जहाँ पर वो मिस नैनक्यू को बता रहा था कि सन मून एम्पायर ये सब कुछ इसलिए कर रहा है ताकि वो ड्रैगन सिटी के लोगों की जिंदगी को और जरा बेहतर कर सके। इस तरह से वो लोग यहाँ पर मौजूद सिविलियंस की जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं, जो सुनकर मिस नैनक्यू हैरान होकर सवाल करते हुए पूछती है कि यूहो आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या तुम सन मून एम्पायर का साथ दे रहे हो? आखिर तुम उनकी तारीफ कैसे कर सकते हो? इस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि उन लोगों की ये चाल वाकई में तारीफ के काबिल है, क्योंकि हिस्ट्री में भी कई सारे एम्पायर्स ने ये चाल चली है जहाँ पर वो दूसरे एम्पायर्स पर हमला करने के बाद उनके साथ अच्छा सा बिहेव करते हैं। शुरू में सबसे पहले जितने भी रेजिस्टेंस करने वाले होते हैं उन सबको जान से मार डाला जाता है, उसके बाद जो भी बगावत की आवाजें होती है उन्हें दबा दिया जाता है। ये सब करने के बाद वो वहाँ के लोगों की वफादारी को खरीदने की कोशिश करते हैं, उनके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं और उन्हें फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि वहाँ के सिविलियंस का सपोर्ट उन लोगों को मिल सके। इस तरह से उन लोगों के खिलाफ बगावत नहीं होगी और ज्यादा देर तक दुश्मन उस जगह पर काबू रख पाएगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सन मून एम्पायर इस ड्रैगन सिटी को हमेशा हमेशा के लिए अपनी कॉलोनी बना लेगा। यहाँ पर यूहो की बातें बिल्कुल सच दिखाई दे रही थी। सन मून एम्पायर धीरे धीरे करके इस ड्रैगन सिटी पर अपना काबू करता जा रहा था। ये देखकर मिस नैनक्यू यूहो से कहती है कि यूहो तुम तो इस बारे में काफी कुछ जानते हो, जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि आज से 10,000 साल पहले दोनों कॉन्टिनेंट में पहले भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ था, इसलिए मैंने हिस्ट्री में ये सब पढ़ा है। यहाँ पर ये दोनों इसी तरह की बातें करते हुए धीरे धीरे से पुराने आयत ड्रैगन सेट की तरफ बढ़ते जा रहे थे, जहाँ रास्ते में चलते हुए यूहो को एहसास हो गया था कि कोई इन पर नजर रख रहा है। और यूहो की बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि जैसे ही ये दोनों सेट गेट पर पहुंचते हैं अचानक किसी ने इन दोनों पर हमला कर दिया, जहां यूहो तो फौरन से गायब हो जाता है और मिस नैनक्यू जंप करते हुए पीछे की तरफ आ गई थी। वो हैरान होकर चारों तरफ यूहो को ढूंढने लगती है, जबकि सामने की तरफ उसे देखने को मिलता है कि ये तो माउंटेन पाइथन सेट के 2 वॉरियर्स हैं, जो कि खुश होते हुए सोच रहे थे कि अगर हमने आज ड्रैगन गेट सेट की यंग मिस्ट्रेस को पकड़कर सन मून एम्पायर के हवाले कर दिया तो सन मून एम्पायर हमसे खुश हो जाएगा और हमारे माउंटेन पाइथन सेट को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर प्रोटेक्शन मिल जाएगी। ये सुनकर मिस नैनक्यू को तो काफी ज्यादा गुस्सा रहा था। वो गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम लोग बहुत बड़े कमीने हो। जब ड्रैगन सिटी को बचाने के लिए हेवनली ड्रैगन गेट सेट अपनी पूरी जान लगा रहा था और वो आखिरी दम तक फाइट कर रहा था, तब तुम लोगों ने कमीनों की तरह सन मून एम्पायर से हाथ मिला लिया और तुम उनके सामने घुटने टेक चुके। जिस पर वो गंजा वॉरियर कहता है कि फजूल की बातें करना बंद करो, मुझे ये भाषण नहीं सुनना। वैसे भी एक बार हम तुम्हें पकड़ ले उसके बाद तुम्हारी माँ खुद ब खुद ही ड्रैगन सेट को हमारे हवाले कर देगी। और ये कहती है उन दोनों ने तीसरी से आगे की तरफ बढ़ते हुए मिस नैनक्यू पर अटैक्स करना शुरू कर दिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस नैनक्यू
नैनक्यो तो उन दो वॉरियर्स का मुकाबला नहीं कर पा रही थी और वो इनके सामने काफी ज्यादा कमजोर पड़ रही थी। फाइट के दौरान मिस नैनक्यो यहाँ पर हैरान होते हुए यही सोच रही थी कि आखिर युहाओ कहाँ चला जा चुका है, उसे तो मेरी मदद करनी चाहिए थी। हालांकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युहाओ तो ऊपर आराम से बैठकर मिस नैनक्यो को अकेले फाइट करने के लिए छोड़ चुका था। वो चाहता था कि मिस नैनक्यो खुद को ताकतवर करे। मिस नैनक्यो की लगातार यहाँ पर पिटाई होती जा रही थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि युहाओ ने अपनी स्पिरिट आइज की पावर एक्टिवेट करके सोल डिटेक्शन टेक्निक को मिस नैनक्यो के साथ शेयर करना शुरू कर दिया और वो मिस नैनक्यो से कहता है कि पैनिक करना बंद करो, खुद पर भरोसा रखो और मैं तुम्हें जैसा जैसा बताऊं मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। ये सुनकर मिस नैनक्यो शांत होते हुए युहाओ के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना शुरू कर देती है, जहां पर युहाओ से बता रहा था कि किस पोजीशन पर मूव करो, दुश्मन किस पोजीशन से आ रहा है, कहां पर तुम्हें फिस्ट अटैक और कहां पर तुम्हें सोर्ड अटैक इस्तेमाल करना है। यहाँ पर युहाओ के ऑर्डर्स को मानते हुए मिस नैनक्यो बिल्कुल ऐसे ही कर रही थी और हम देखते हैं कि अब मिस नैनक्यो अकेली उन दोनों वॉरियर्स पर बाड़ी पड़ने लगी, क्योंकि युहाओ उन दोनों वॉरियर्स की कमजोरियों को देख पा रहा था। देखते ही देखते हम देखते हैं कि युहाओ के ऑर्डर्स पर मिस नैनक्यो ने अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए पहले एक पाइथन बीस्ट को बीच में से काट दिया, जिसकी वजह से एक दुश्मन तो मारा जाता है और दूसरा वॉरियर ये देखकर डर के मारे घबराते वहां से अपनी जान बचाकर भागना चाहता था। लेकिन मिस नैनक्यो उसे भी जाने नहीं देती। वो तेजी के साथ अपनी सोर्ड को किक करते हुए यहाँ पर उस वॉरियर की भी जान ले लेती है, जिन्हें मारने के बाद मिस नैनक्यो कह रही थी कि तुम दोनों गद्दार हो, तुम लोग मरना ही डिजर्व करते थे। इन दोनों को मारने के बाद मिस नैनक्यो यहाँ पर युहाओ को कहती है कि आखिर तुम कहाँ पर हो, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया कि गुंडों के बीच लड़की को अकेला फाइट करने के लिए छोड़ दिया, तुम एक जेंटलमैन हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी अचानक उसे पीछे से युहाओ की आवाज सुनाई देती है, जो कि मिस नैनक्यो से कह रहा था कि अगर शिकायतें पूरी हो गई हो तो चलो अंदर चलते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों उस गेट को पार करते हुए अंदर की तरफ आ गए, जहाँ इन्हें अपने सामने एक बड़ा सा मेंशन देखने को मिलता है। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।